हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे और वो है न्यूक्लियाई। ठीक है ना। हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे। देखिए, न्यूक्लियाई स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या और इम्पोर्टेंट क्या क्या। देखिए न्यूक्लियाई के अंदर हम सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिख रहा हूँ। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस। तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेडियो एक्टिविटी। चाहे आप बेटा आईआईटी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप नीट एग्ज़ाम दे दिए, रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, कंफर्म है ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो हमारे पास में है अल्फ़ा बीटा एंड गामा डीके। ठीक है ना। तो ये 4 मेजर इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियाई के अंदर, इनको हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हैं ये 4 टॉपिक्स जो। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियाई को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में। हल्का सा हिस्टोरिकल आइडिया दे देता हूँ मैं आपको क्या हुआ था। आज हम बस इंट्रोडक्शन देखेंगे, फंडामेंटल्स ही देखेंगे। जो रियल सेक्शन है हमारा वो हम कल स्टार्ट करेंगे। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1932 के अंदर जेम्स चैडविक जो हैं वो बेरिलियम के न्यूक्लियाई के साथ खेल रहे थे। एक्चुअल में जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है उसका आइडिया कैसे लगा, देखो एक छोटी सी चीज़ देखते हैं। ये हिस्ट्री को एक बार हटा देते हैं, एक छोटी सी चीज़ देखते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास में एटम है। अब उस हाइड्रोजन एटम के हमें पता है 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है ना। आपको पता ही होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। आप लिख लेना कंप्लीट इनको। अब अगर हाइड्रोजन एटम है तो तीनों के पास में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तीनों के पास में कितने हैं? 1। बट अगर मैं तीनों के मास की बात करूं तो तीनों का मास है 1:2:3 में। तीनों का मास अलग अलग है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। रदरफोर्ड मॉडल ने क्या कहा कि मास के अंदर कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन्स। उस वक्त तक तो यही था बात। अगर मास में प्रोटॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, तो फिर तीनों का मास अलग अलग कैसे हो गया भाई? इसका मतलब है कोई ना कोई और सेक्शन है जो मास के अंदर क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इस पजल को सोल्व करने के लिए जेम्स चैडविक ने क्या किया? एक अपना फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट सेटअप किया और उन्होंने बेरिलियम एटम का यूज़ किया और इस बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की। ठीक है ना। जब उन्होंने इस बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की तो उन्होंने क्या देखा? मान लो लेट अस सपोज ये मेरे पास में बेरिलियम एटम है, लेड कैविटी के अंदर रखा हुआ है। मान लीजिए ये हल्का सा ये होल है और इसके ऊपर मैंने अल्फ़ा पार्टिकल्स की मान लीजिए यहाँ से बम्बारमेंट कर दिया होल के अंदर से। ठीक है ना। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स का उन्होंने क्या देखा? इस बेरिलियम एटम से रेडिएशंस बाहर आने लग गई। ठीक है, हम स्पेसिफिकली जो अननोन रेडिएशन थी उसी की बात करेंगे। ठीक है ना। इस बेरिलियम एटम से रेडिएशंस बाहर आने लग गई और जब मैं इन रेडिएशंस को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख रहा हूँ तो ये रेडिएशन ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रही, ना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रही है, सीधा जा रही है। तो यहाँ से उन्होंने क्या आइडिया लिया कि अगर मेरी रेडिएशन सीधा जा रही हैं तो इसका मतलब है ये जो रेडिएशंस हैं वो क्या है? न्यूट्रल हैं। अब उस वक्त हम जिस एक न्यूट्रल रेडिएशन को जानते थे 1932 में, हम जिस एक न्यूट्रल रेडिएशन को जानते थे वो थी सिर्फ और सिर्फ फोटोन, लाइट के फोटोन्स। यानी कि हमारे लिए न्यूट्रल रेडिएशन सिर्फ यही थे। तो अब पॉसिबिलिटी क्या बनी कि ये जो न्यूट्रल रेडिएशन निकल रहे हैं हो सकता है ये क्या हो? लाइट फोटोन्स हो।
अब जब उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए फंडामेंटल तो यही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटा। अब जब उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा अप्लाई किया तो उन्होंने देखा कि अगर मैं इन रेडिएशंस को लाइट फोटोन मान लेता हूँ तो इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी हाई एनर्जी होनी चाहिए, हायर एनर्जी होनी चाहिए इनके पास। पर इनके पास जो एनर्जी थी वो इससे क्या थी, काफ़ी लो थी। इसका मतलब है कि ये लाइट फोटोन्स तो है नहीं। अब बात आई कि ये हैं क्या। इस पजल को चैडविक ने इजीली सोल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटा। और उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटा लगा करके कहा कि ये जो मेरे पास में रेडिएशंस आ रही है जो कि न्यूट्रल है नेचर में, ये जो न्यूट्रल रेडिएशन मेरे पास में आ रही है ये लाइट फोटोन नहीं है, ठीक है ना, बल्कि ये कोई और तरह की रेडिएशन है। और अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटा इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो इसका जो मास है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल आ रहा है मास ऑफ प्रोटॉन्स के, मास ऑफ प्रोटॉन के ये अप्रोक्सीमेट इक्वल आ रहा है। तो उन्होंने इस न्यूट्रल रेडिएशन का नाम दे दिया न्यूट्रॉन। इसका मास अप्रोक्सीमेट इक्वल हो गया प्रोटॉन के। और उनकी इस डिस्कवरी के बाद में जो एटॉमिक मॉडल है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया, रिफाइनमेंट किया गया। अब जो नया एटॉमिक मॉडल बना उसमें ये कहा गया कि किसी भी एटम के अंदर किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किसी भी एटम का जो मास है वो इक्वल होगा मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स के। अकेला प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं है मास के लिए। फिर ये कहा गया प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर लाई इनसाइड न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस के अंदर लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से एटॉमिक मॉडल की नई इनिशिएशन हुई। आगे बातें की गई, आगे कहा गया कि किसी भी एटॉमिक मॉडल का जो एटॉमिक नंबर होगा जिसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हो, तो जो एटॉमिक नंबर होगा एटॉमिक मॉडल का वो आपका बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड एन एटम। इलेक्ट्रॉन्स के नहीं होगा, ध्यान रखना, प्रोटॉन्स के होगा, ठीक है ना। किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो इक्वल हो जाएगा टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स के, ठीक है। तो ये आपकी कुछ एक रिफाइनमेंट यहाँ पर की गई, नया एटॉमिक मॉडल आया न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद। अब देखिए कई बार एक टर्म और हम बार बार बोलेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है इसलिए इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना, इनको हम इसलिए न्यूक्लियॉन्स भी बोल देते हैं। आई और एटॉमिक नंबर को आई थिंक ए से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स थी। यहाँ पर जो मेन मोटो था, जैसे क्या है, आप लोगों को इन केस आगे इंजीनियरिंग वगैरह में, डॉक्टर्स में, रिसर्च फील्ड में अगर किसी को जाना हो तो वो यहाँ से आइडिया लेते हैं कि कैसे उनके दिमाग में आया कि न्यूट्रॉन होगा। इस सेक्शन से दिमाग में आया कि भाई जब सब में प्रोटॉन एक है, मास अलग अलग कैसे हो सकता है। तो फिर वहाँ से उन्होंने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया और आगे फिर इसको पूरा सॉल्व आउट किया, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।